दोस्तों, ये कहानी है मीरा और उनके दृष्टिहीन ससुर की। इसे पूरा सुनिएगा, ये आपके दिल को छू जाएगी। मीरा की उम्र यही कोई 32 वर्ष होगी। बनारस के घाटों के पास उनका पुराना पुश्तैनी मकान है। मीरा की खूबसूरती ऐसी है कि सादगी में भी कयामत ढाती है। सांवला सलोना रंग, तीखे नैन नक्श और माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी। उसकी आंखें इतनी गहरी है जैसे गंगा का शांत जल, जिसमें कोई भी डूब जाए। वो जब अपनी सूती साड़ी का पल्लू संभालते हुए चलती है तो उसकी पायल की छन छन पूरे घर में संगीत घोल देती है। मीरा ना ज्यादा लंबी है न छोटी, बस एक गठीला बदन जो भारतीय नारी की असली पहचान है। उसकी आवाज में ऐसी मिठास है कि अगर वो कड़वा भी बोले तो शहद लगे। मीरा की शादी हुई है विक्रम सिंह से, जो मर्चेंट नेवी में कैप्टन है। नौकरी के कारण विक्रम साल में 8 से 9 महीने समुद्र के बीच जहाज पर ही रहते हैं। घर में मीरा के साथ सिर्फ उनके ससुर रहते हैं, जिनका नाम है पंडित जगन्नाथ मिश्र। उनकी उम्र 62 साल है। पंडित जी कभी विश्वविद्यालय में संगीत के प्रोफेसर हुआ करते थे, लेकिन पिछले 10 सालों से उनकी दुनिया में अंधेरा है। शुगर की बीमारी ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। अब उनका साथी बस उनका पुराना हारमोनियम और घर का वो कोना है जहां बैठकर वे पुरानी यादों को टटोलते रहते हैं। मीरा के लिए उसके बाबूजी ही सब कुछ है। विक्रम की गैर मौजूदगी में उसने कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया, क्योंकि बाबूजी की सेवा में उसका दिन कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। सुबह की शुरुआत मीरा की आरती से होती है। वो नहा धोकर पीली साड़ी पहने जब पूजा घर से निकलती है तो धूप और अगरबत्ती की मिली-जुली महक उसके साथ चलती है। वो बाबूजी के कमरे में जाती है। बाबूजी बिस्तर पर बैठकर अपनी माला जप रहे होते हैं। मीरा उनके पैर छूती है और कहती है, बाबूजी, आपकी अदरक वाली चाय। पंडित जी की सुनने की शक्ति बहुत तेज हो गई है। वे मुस्कुराते हैं। मीरा, आज तूने फिर वो मोगरे वाला इत्र लगाया है, पूरा कमरा महक रहा है। मीरा चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाती है। पंडित जी का हाथ कांपता है, इसलिए मीरा अपनी हथेलियों से उनके हाथ को सहारा देती है। मीरा की हथेलियों की गर्माहट महसूस कर पंडित जी कहते हैं, बहू, तेरे हाथ बहुत कोमल है, पर इनमें ताकत बहुत है। तूने इस पूरे घर को और इस बूढ़े को थाम रखा है। मीरा बस मुस्कुरा देती है। बाबूजी, आप ही तो इस घर की नींव हैं। एक दिन की बात है, रविवार का दिन था। मीरा को लगा बाबूजी की दाढ़ी बढ़ गई है। उसने नाई को बुलाने के बजाय खुद शेविंग का सामान निकाला। वो आंगन में कुर्सी डालकर बाबूजी को ले आई। धूप खिली थी। मीरा ने उनके चेहरे पर साबुन लगाया और उस तरह हाथ में लिया। वो बेहद सावधानी से दाढ़ी बना रही थी। उसका चेहरा बाबूजी के चेहरे के बहुत करीब था। उसकी सांसें बाबूजी के गालों से टकरा रही थी। पंडित जी ने अचानक कहा, मीरा बेटा, कभी कभी मुझे लगता है मैं तुझ पर बोझ हूं। विक्रम तो बाहर रहता है, तेरी भी तो कोई जिंदगी है। मेरे जैसे अंधे आदमी की तीमारदारी में तूने अपने सुनहरे साल निकाल दिए। मीरा का हाथ रुक गया। उसने तौलिए से उनका चेहरा पोंछा और उनके घुटनों के पास बैठकर बोली, बाबूजी, अगर मेरी जगह विक्रम आपकी सेवा कर रहे होते तो क्या आप उन्हें बोझ कहते? मैं आपकी बेटी नहीं हूं क्या? पंडित जी की सूनी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कांपते हाथों से मीरा का सिर टटोला और आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता और गहरा हो गया। मीरा उनकी लाठी बन गई थी और पंडित जी उसके संरक्षक।
सर्दियों की एक रात थी। पंडित जी को घुटनों में बहुत दर्द था। मीरा ने तेल गर्म किया और उनके कमरे में गई। हीटर की लाल रोशनी में कमरा हल्का गर्म था। मीरा ने बाबूजी के पैरों की मालिश शुरू की। दर्द से कराहते पंडित जी को जब मीरा के हाथों का स्पर्श मिला तो उन्हें राहत महसूस हुई। पंडित जी ने कहा, बस कर बेटा, तू थक जाएगी। मीरा ने कहा, नहीं बाबूजी, जब तक आप सो नहीं जाते मैं यहीं हूं। मीरा मालिश करती रही। पंडित जी ने कहा, बहू, मुझे तेरी हर आहट पहचान में आती है। तेरी चूड़ियों की खनक, तेरे कपड़ों की सरसराहट। मुझे कभी नहीं लगता कि मैं अकेला हूं। भगवान ने मेरी आंखें ली, पर तुझे मेरी लाठी बनाकर भेज दिया। मीरा भावुक हो गई। उसने कहा, बाबूजी, आप मेरे पिता समान हैं। आपकी सेवा ही मेरा धर्म है। कुछ दिनों बाद विक्रम का पत्र आया कि वह 2 महीने की छुट्टी पर आ रहे हैं। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मीरा ने पूरे घर को सजाया। बाबूजी के कुर्ते प्रेस किए, लेकिन एक डर भी था पंडित जी के मन में। एक शाम जब मीरा तुलसी में जल दे रही थी, पंडित जी बरामदे में बैठे थे। उन्होंने मीरा को बुलाया। मीरा, विक्रम आ रहा है। अब तू उसके साथ वक्त बिताना। इस बूढ़े के चक्कर में अपनी खुशियां मत मारना। मीरा ने हंसकर कहा, बाबूजी, विक्रम मेरा पति है, पर आप मेरी जिम्मेदारी है। कोई नहीं बदलेगा। विक्रम आया। घर खुशियों से भर गया। विक्रम ने देखा कि कैसे मीरा उसके पिता का ख्याल रखती है। उसे अपनी पत्नी पर गर्व हुआ। लेकिन एक रात हादसा हो गया। सीढ़ियों से उतरते वक्त पंडित जी का पैर फिसल गया। वे धड़ाम से गिरे और उनके सिर से खून ढेर हो गया, बहने लगा। मीरा चीखी, बाबूजी! विक्रम और मीरा उन्हें तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि चोट गहरी है और खून बहुत बह गया है, लेकिन जान खतरे से बाहर है। 3 दिन तक पंडित जी आईसीयू में रहे। मीरा ने अन्न जल त्याग दिया। वो बस आईसीयू के बाहर कांच के दरवाजे से उन्हें देखती रहती। विक्रम ने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं मानी। जब पंडित जी को होश आया तो उनके मुंह से पहला शब्द निकला, मीरा। मीरा दौड़कर अंदर गई। पंडित जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे लगा अब मैं नहीं बचूंगा। बस एक बार तेरी आवाज सुननी थी। मीरा रो पड़ी। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी बाबूजी। डॉक्टर ने बाद में विक्रम और मीरा को कैबिन में बुलाया। डॉक्टर ने एक फाइल दिखाते हुए कहा, मिस्टर विक्रम, आपके पिता के सिर का सीटी स्कैन करते वक्त हमने उनकी आंखों की नसों की भी जांच की। उनकी अंधापन लाइलाज नहीं है। चेन्नई में एक नई तकनीक आई है, एक छोटा सा ऑपरेशन और कॉर्निया ट्रांसप्लांट। उनकी रोशनी वापस आ सकती है। मीरा खुशी से उछल पड़ी। डॉक्टर साहब, आप जो कहेंगे हम करेंगे, बस उनकी आंखें ठीक कर दीजिए। पंडित जी ने पहले मना किया। अब इस उम्र में क्या करूंगा देखकर, पैसा बर्बाद होगा। लेकिन मीरा ने जिद पकड़ ली। बाबूजी, आपको मुझे देखना होगा। आपको अपने पोते पोतियों का चेहरा देखना होगा। आपको देखना होगा कि आपकी बहू कैसी दिखती है। आखिरकार पंडित जी मान गए। 1 महीने बाद ऑपरेशन हुआ। जिस दिन पट्टी खुलने वाली थी, अस्पताल के कमरे में सन्नाटा था। डॉक्टर ने धीरे धीरे पट्टी खोली। पंडित जी ने धीरे धीरे पलकें झपकाईं। धुंधली आकृतियां साफ होने लगी। सामने मीरा खड़ी थी, आसमान जैसी नीली साड़ी में, आंखों में उम्मीद और आंसू लिए। पंडित जी ने उसे देखा, गौर से देखा, फिर उनके होंठ कांपे। मीरा, तू तो बिल्कुल वैसी है जैसा मैंने सोचा था, साक्षात देवी। मीरा उनके चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी।
पंडित जी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। विक्रम ने वो पल अपने कैमरे में कैद कर लिया। घर लौटने के बाद पंडित जी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी पेंशन और जमा पूंजी से घर के पास एक संगीत विद्यालय खोला। ये स्कूल उन बच्चों के लिए था जो देख नहीं सकते थे। पंडित जी अब हारमोनियम बजाते और उन बच्चों को संगीत सिखाते। मीरा उस स्कूल की मैनेजर बनी। लोग जब भी पंडित जी से पूछते, पंडित जी इस उम्र में ये सब कैसे कर लेते हो, तो पंडित जी मीरा के सिर पर हाथ रखकर कहते, ये सब मेरी बेटी की बदौलत है। इसने मुझे तब राह दिखाई जब मेरी दुनिया में सिर्फ अंधेरा था। इसने मुझे सिर्फ आंखें नहीं दी, इसने मुझे जीने का मकसद दिया है। मीरा दूर खड़ी मुस्कुराती रहती। उसकी आंखों में संतोष की चमक थी जो किसी भी गहने से ज्यादा कीमती थी।